Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic शेयर्स। यानी कि आज के लेक्चर में हम शेयर्स के मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है शेयर का, क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो या फिर किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उसके अंदर शेयर्स एक कॉमन वर्ड रहता है जो कैपिटल के साथ में कनेक्टेड होता है। यानी कि किसी भी कंपनी की हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल को शेयर्स के बेसिस पर अरेंज किया जाता है। अब शेयर्स का क्या मतलब होता है, कंपनी एक्ट की सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। क्या है ये? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। यानी किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी भी शेयर होल्डर का जो शेयर होता है, यानी कि जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हम शेयर के नाम से जानते हैं और इसमें हम स्टॉक को भी इंक्लूड करके चलते हैं। हालांकि शेयर और स्टॉक दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं, लेकिन स्टॉक को भी हम शेयर में इंक्लूड करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ कंपनी एक्ट। जस्टिस फेयरवेल के अकॉर्डिंग भी इसके प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। क्या कहना है जस्टिस फेयरवेल का? जस्टिस फारवेल के अकॉर्डिंग अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी for the purpose of liability and dividends in the first place and of interest in the second, and also consisting of a series of contracts as contained in the articles of association। यानी कि जस्टिस फेयरवेल ने शेयर को डिफाइन किया है उस पर्टिकुलर सम ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके बेसिस पर किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी और डिविडेंड को मेजर किया जाता है और उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट को भी मेजर किया जाता है किसी भी कंपनी में। और इसके साथ साथ कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब किसी भी कंपनी की हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो उस शेयर कैपिटल में जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम शेयर के बेसिस पर मेजर करते हैं और जो शेयर होल्डर के रेफरेंस में कंपनी में होता है उसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की लायबिलिटी और डिविडेंड्स को मेजर करते हैं और उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट को भी मेजर करते हैं। और एक तरीके से ये उसके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द जस्टिस जस्टिस फारवेल। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। क्या क्या डेफिनेशन है इसकी? अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स एंड लायबिलिटीज। अ शेयर इज एन एग्जिस्टिंग बंडल्स ऑफ राइट्स। तो क्या है मतलब शेयर का? शेयर का मतलब हो गया, जैसा कि ऊपर हमने बात करी थी, अ सम ऑफ मनी। किसी भी शेयर होल्डर ने जितना भी अमाउंट किसी भी कंपनी में सबमिट किया है तो उसका जो टोटल है वो उसके शेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जो कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, बोले कि जो सम ऑफ मनी है वो तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, जो शेयर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा होता है। ये वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है जो वेरियस राइट्स एंड लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर का मतलब होता है वेरियस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स विद इन अ कंपनी। यानी कि जो शेयर होल्डर है उसके एग्जिस्टिंग बंडल ऑफ राइट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग शेयर का मतलब केवल सम ऑफ मनी से नहीं है जो शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रखी है, बल्कि उसके साथ साथ उसके राइट्स और लायबिलिटीज को भी प्रॉपर डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर के बंडल ऑफ राइट्स हैं उन बंडल ऑफ राइट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स विद इन अ कंपनी। पॉइंट क्लियर हो गया शेयर्स का? ठीक है, तो इस तरह से जो शेयर है, जब किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल को फॉर्म किया जाता है तो उस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल में किसी भी कंपनी, उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने रेशियो में उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है वो उनका शेयर कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है।
अब यहाँ बात करते हैं शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में, अ शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हम उसके शेयर के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना उसने शेयर कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा है उसका शेयर उतना ही ज़्यादा होगा और वो उसके उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट वन इज द इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द शेयर होल्डर एंड द कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के राइट्स और ऑब्लिगेशन को उसके शेयर के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसके पास अगर कंपनी के शेयर्स होंगे तो उस शेयर के बेसिस पर उस कंपनी के अंदर उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एंड द थर्ड वन इज द दीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि शेयर होल्डर के जो भी राइट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस की हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, इनको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज अ शेयर आफ्टर इश्यू इज रिगार्डेड एज गुड्स, यानी कि जब शेयर इश्यू हो जाता है तो इश्यू के बाद शेयर गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल, ये एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूव कर सकती है और इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि कोई भी एक कंपनी का शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को अगर किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहे या ट्रांसफर करना चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द shareholder not having physical possession of the interest but has a right to such interest in the company, यानी कि जो शेयरहोल्डर्स होते हैं उनके पास इंटरेस्ट को लेकर कोई फिजिकल पोजीशन तो नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट का एक राइट उनके पास कंपनी में जरूर अवेलेबल रहता है, यानी कि जो उनके राइट्स हैं वो कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। अगर उनके पास शेयर्स हैं कंपनी के तो इसका मतलब ये इनके राइट एंड ऑब्लिगेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेंगे, भले ही इस इंटरेस्ट को फिजिकल वे में पजेस न किया सके, लेकिन ये जो राइट्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द शेयर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एप्रोप्रिएट नंबर, हर शेयर को एक एप्रोप्रिएट नंबर प्रोवाइड किया जाता है और उस एप्रोप्रिएट नंबर के बेसिस पर शेयर्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एविडेंस्ड बाय अ शेयर सर्टिफिकेट, और इसको प्रूफ करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक शेयर सर्टिफिकेट को इश्यू करती है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को पजेस करता है, उसके पास शेयर्स का पोजीशन है, तो उसके रिगार्डिंग उसको एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो ये प्रूफ करता है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर है। नेक्स्ट वन इज द शेयर होल्डर नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है, यानी कि पहले तो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, तो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद जो कंपनी के जो पर्सन्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और शेयर होल्डर बनने के बाद फिर उनके नाम को कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है, जिसके बाद वो कंपनी के मेंबर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इट इज अ काइंड ऑफ पैसिव प्रॉपर्टी एज अ शेयर होल्डर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी और कंपनीज प्रॉपर्टी, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी या फिर कंपनी की प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं होते हैं, फिर केवल शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन कंपनी या कंपनी की प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं होते हैं। इसी वजह से इसको हम एक पैसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर इज इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नेगोशिएट नहीं कर सकते उस इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस में, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। नाउ we come to the next topic, that is stock and its distinction from shares। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन भी स्टडी किया था कि जो स्टॉक्स है तो उसको भी हम शेयर्स में इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो शेयर से कुछ वे में डिफरेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंशिएशन है इनका शेयर से, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स विच हैव बीन लीगली कंसोलिडेटेड, इट मे बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस ऑफ एनी अमाउंट एंड आल्सो कैन बी सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि जब शेयर्स के रेफरेंस में फुल्ली या फुल वे में अमाउंट को पे कर दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स जो लीगल वे में कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो जब शेयर्स लीगल वे में फुल्ली पेड अप होने के बाद कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उन्हें स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं और इस बेस पर हम इन्हें
क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट के फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इस तरीके से इन्हें प्रॉपर्ली सेल भी किया जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैन नॉट इश्यू स्टॉक इनिशियली। कंपनी, अगर मैं स्टॉक की बात करूंगा तो इनिशियल बेसिस पर कंपनी कभी भी स्टॉक को इश्यू नहीं कर सकती। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको शेयर्स को इश्यू करना पड़ेगा और फिर जब ये शेयर्स फुल अमाउंट में पेड अप कर दिए जाते हैं, फुल्ली पेड अप कर दिए जाते हैं, उसके बाद ही इन्हें स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, यानी कि जो फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं केवल और केवल वही शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर किसी भी शेयर के रेफरेंस में अमाउंट फुल्ली पेड नहीं की गई है तो इन्हें आप स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज द स्टॉक कैन ऑल्सो बी रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कंपनी अगर अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेकर आती है तो उसके बेसिस पर जो स्टॉक्स हैं इसको अगेन शेयर्स में रिकन्वर्ट भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होगा, उस केस में द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स shall show the amount of stock held by each member instead of number of shares। तब अब उसके आप तब क्या करोगे आप कि होता क्या है नॉर्मली कि जो रजिस्टर तैयार किया जाता है मेंबर्स का, उसमें उनके द्वारा जितने भी स्टॉक हेल्ड किए जाते हैं उनके नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद आपको अमाउंट को शो करना होगा, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स को। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ स्टॉक है जो हर शेयर होल्डर के द्वारा हेल्ड की जा रही है उसको नोट किया जाएगा, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स को जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। अगर आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर भी देते हो तो उसके बाद भी जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स और प्रिविलेजेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द एनी प्रोविजन एनी पोर्शन ऑफ द स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। स्टॉक के किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको सेल किया जा सकता है, कंपनी इसके लिए फ्री होती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो इस तरह से हमने शेयर्स की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया और स्टॉक की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया है। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम शेयर्स और स्टॉक के बीच के डिफरेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं दोनों के बीच में, हालांकि डेफिनेशन से और कैरेक्टरिस्टिक्स से ये क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं डिफरेंस का। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कंपनी के शेयर कैपिटल में जो शेयर रहता है उसको हम शेयर के नाम से जानते हैं किसी भी शेयर होल्डर का, जबकि जो स्टॉक होता है ये फुल्ली पेड अप शेयर्स के एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर कैपिटल के अंदर किसी शेयर होल्डर का जो शेयर है वो शेयर होता है, जबकि जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं उनका जो एग्रीगेट होता है वो स्टॉक कहलाता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है इनके बीच में, द सेकंड डिफरेंस इज हर शेयर की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जबकि स्टॉक की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। जब शेयर की बात करेंगे थर्ड डिफरेंस में, तो ये फिजिकल फॉर्म में होता है और इसका एक अपना डिस्टिंक्टिव नंबर भी होता है, लेकिन स्टॉक के रेफरेंस में इसे कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज शेयर्स पार्टली या फुल्ली पेड अप हो सकती है, लेकिन स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज शेयर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फ्रैक्शंस। अगर आप शेयर्स को डिवाइड करना चाहो, सेल करना चाहो और इसे ट्रांसफर करना चाहो इनटू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में इनको ना तो डिवाइड किया सकता है, ना ही सेल किया सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा पॉसिबल है, इन्हें फ्रैक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, उसके बाद इन्हें सेल भी किया जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। सबसे पहले शेयर्स को इश्यू किया जाता है और उसके बाद ही जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तब उनको स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब शेयर्स को इनिशियल बेसिस पर इश्यू किया जाता है और उसके बाद जो स्टॉक होते हैं उनको शेयर्स को फुल्ली पेड अप होने के बाद स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब स्टॉक्स को आप इनिशियली इश्यू नहीं कर सकते, जबकि शेयर्स को आप इनिशियली इश्यू कर सकते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। थैंक यू।